वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर योर नॉलेज। आज के इस वीडियो में जानेंगे मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ वैसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को विदाउट फेलियर कितने अमाउंट तक वो उस मटेरियल पे लगने वाले फोर्स को रेजिस्ट कर पाया, वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी मानी जाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने कोई टेंसाइल फोर्स लगाया या फिर कोई इम्पैक्ट लोड लगाया और वो विदाउट फेलियर कितने अमाउंट तक उस लोड को झेल पाया, वो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ माना जाता है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, जब किसी मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो विदाउट फेलियर कितने अमाउंट तक उस फोर्स को रेजिस्ट कर पाया, वो उस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ माना जाता है। और किसी भी मटेरियल के डक्टिलिटी को मेज़र करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेस का ही यूज़ किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग कॉर्नर से पुल कर रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर। यानी टेंसाइल टेंसाइल फोर्स का मतलब यही होता है कि उस पे टेंशन देके हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर उसे कॉर्नर से पुल करें, तो वो कितना इलोंगेट होगा, वो उस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ माना जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही तरह जब किसी मटेरियल पे कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव लोड लगता है, पे लगने वाले एक्सटर्नल लोड को किसके वजह से, कंप्रेसिव फोर्स के वजह से कितना अमाउंट तक रेजिस्ट कर पाया विदाउट फेलियर, वो उस मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट है, उस पे हम लोगों ने स्ट्रेस कैसे लगाया, कंप्रेस कर रहे हैं दोनों साइड से। जब ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है और उस मटेरियल ने कितने अमाउंट तक इस कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट किया विदाउट फेलियर, वो उस मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जहाँ से मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली या फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो रीजन है, ये कंप्लीट रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन बोलते हैं। इलास्टिक रीजन ऐसा रीजन होता है जब हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक, जब उस पे एक्सटर्नल लोड को बढ़ाने पे वापस से जब हम इस एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर लेंगे, सपोज मैंने इस पॉइंट तक उस पे एक्सटर्नल लोड को अप्लाई किया, देन मैंने कुछ अमाउंट अप्लाई करने के बाद फिर वापस से मैंने उस लोड को ज़ीरो कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लाकर ज़ीरो कर लिया, तो वो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वो उस मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद, इस इलास्टिक पॉइंट के बाद जब वो मटेरियल एक पॉइंट पे आता है जहाँ से वो अपनी शेप को वापस से रिगेन नहीं कर पाएगा, उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, उस पॉइंट को ही हम मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आई होप कि आपको यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से अच्छे से समझ पे आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो कि उस पे लगने वाले इम्पैक्ट लोड को वो मटेरियल विदाउट फेलियर कितने अमाउंट तक रेजिस्ट कर पा रहा है, वो उस मटेरियल का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ माना जाता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को अटैच किया है, जस्ट लाइक एक हैमर है। ठीक है, यहाँ एक हैमर है,
नीचे कोई शीट होगी जिस पे हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, तो उस पे हैमरिंग करने की वजह से इम्पैक्ट लोड लग रहा है। वो उस मटेरियल पे लगने वाले इम्पैक्ट लोड को कितने अमाउंट में वो मटेरियल रेजिस्ट कर पा रहा है, वो उस मटेरियल का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहा जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम उसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, डक्टिलिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्पेसिमेन है। इसे हम लोग कॉर्नर से पुल किए, ठीक है। कॉर्नर से जब पुल किए तो वो इलोंगेट हुआ, तो उसका एक ओरिजिनल साइज़ है ये। और जितना परसेंट वो इलोंगेट हुआ, वो उस मटेरियल का डक्टिलिटी कहलाता है। और इसे हम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन के थ्रू किसी भी मटेरियल का डक्टिलिटी को मेज़र किया जाता है। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या है और उसे हम कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन का यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। ओरिजिनल एरिया मतलब मटेरियल पे टेंसाइल स्ट्रेस लगने से पहले उसका एक ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक ओरिजिनल शेप होगा। देन उसका जो फाइनली डिफॉर्मेशन के बाद जो पूरा का पूरा जो उसका एरिया हुआ, वो उसका फाइनल एरिया माना जाएगा। उस जब हम ओरिजिनल एरिया से फाइनल एरिया को माइनस करेंगे, हमें एक वैल्यू मिलेगा। उसे जब हम उसके ओरिजिनल एरिया यानी जो उसका एक्चुअल एरिया था विदाउट डिफॉर्मेशन, उसे डिवाइड करेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि हम मटेरियल को थिन शीट्स में बाय हैमरिंग और रोलिंग कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप रोलिंग मिल के बारे में जानते होंगे। उसमें दो रोलर, जैसा कि मैंने इसमें अटैच किया है, ये एक रोलर है, दूसरा एक रोलर है। दोनों उस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं बीच में, और वो मटेरियल कंप्रेस होकर के दूसरे साइड से निकल रहा है बाहर। तो हैमरिंग और रोलिंग, तो यहाँ रोलिंग रोलिंग का यूज़ कर रहे हैं मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस मटेरियल का मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी माना जाता है। किसी भी मटेरियल के डक्टिलिटी को या फिर मेलेबिलिटी को हमें बढ़ाना हो, तो उसके हम टेम्परेचर को जब हीट करके राइज करेंगे, तो उसका मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इन्हांस हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, जैसे ही आप नाम से समझ रहे होंगे, किसी भी मटेरियल में जब डक्टिलिटी की कमी होती है, तो वो मटेरियल हमारा ब्रिटल मटेरियल पे कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी मटेरियल में एक्सटर्नल लोड लगने पर वो विदाउट एनी डिफॉर्मेशन वो वहीं से ब्रेक कर जाए, तो वो ब्रिटल मटेरियल माना जाता है। यहाँ मैंने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ही फॉर एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक है डक्टाइल मटेरियल, ये जो ब्लू वाला है, ये डक्टाइल मटेरियल का रीज़न है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन है, वो कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन शो किया, राइट। ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है। नेक्स्ट मटेरियल की बात की जाए, तो सेकंड मटेरियल है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल ने विदाउट एनी मच डिफॉर्मेशन वो इसी पॉइंट पे जाके ब्रेक कर गया, ठीक है। बट जो डक्टाइल मटेरियल है, उसने यहाँ तक लोड को सस्टेन किया, रेजिस्ट किया, और इस पॉइंट पर आकर उसका फेलियर हो गया। तो एरिया को इस पूरे एरिया को हम ये मानेंगे कि उसने इतने एरिया को या इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को रेजिस्ट किया एज कंपेयर टू ब्रिटल। तो ब्रिटल मटेरियल ने कि बहुत कम अमाउंट में उस पे लगने वाले लोड को
रेजिस्ट किया और वो इजीली यहीं से इसी पॉइंट से ब्रेक कर गया। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है हार्डनेस। हार्डनेस किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जब किसी मटेरियल पे हम इंडेंटेशन करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं या फिर स्क्रैचेस करते हैं, तो उसको वो कितने अमाउंट तक रेजिस्ट कर पा रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच किया है, उसमें एक कोई डायमंड कोन इंडेंटर या बॉल इंडेंटर का यूज़ किया गया है, जो कि मटेरियल नीचे हमारा कोई शीट है, इंडेंट कर रहा है। इंडेंट करने की वजह से उसमें एक इस तरह की कुछ कैविटी बन जाती है। इस कैविटी के डायमीटर को इस कैविटी के डायमीटर को मेज़र करके हम लोग उसका हार्डनेस पता करते हैं। तो ये इंडेंटेशन के होने के वजह से हमारा उस मटेरियल में एक कैविटी डेवलप हुआ। नेक्स्ट उसी तरह है ये पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि वो कितने डेप्थ तक उस मटेरियल को पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो उसका पेनिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट स्क्रैचेस। आप कभी भी फ़ोन लेते हो तो उसमें लिखा होता है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 5 का प्रोटेक्शन है, तो आप ये मानते हो कि वो मटेरियल ज़्यादा अच्छा हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो हार्डनेस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी फ़ोन के स्क्रीन को जब हम स्क्रैच करेंगे तो वो स्क्रैचेस उस पे नहीं लगेंगे, वो स्क्रैचेस को रेजिस्ट कर पाएगा। तो इससे उस ग्लास की फ़ोन के ग्लास की हार्डनेस पता चलती है। आई होप कि आपको हार्डनेस के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस किसी मटेरियल का वो एबिलिटी होता है कि वो उस पे लगने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब टफनेस को हम लोग इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से के सिमिलर ही होता है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में भी जब मटेरियल में कोई इम्पैक्ट लोड लगता है तो वो कितने अमाउंट तक रेजिस्ट करता है विदाउट फेलियर, वो उस मटेरियल का टफनेस माना जाता है। टफर मटेरियल का मतलब होता है कि वो मटेरियल उसका जो वाउटर सेल होगा ना, वो हार्डर मटेरियल का बना होगा। मतलब ये बहुत कॉम्बिनेशन होता है हार्डनेस और डक्टिलिटी का। कहने का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये मेरा एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के आउटर शेल यहाँ पे जब हम स्क्रैच करेंगे या इंडेंट करेंगे या एब्रेशन करेंगे तो कोई भी डिफॉर्मेशन उतना नहीं होगा, वो उसे झेल लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। बट जब इसी हार्डर मटेरियल को हम लोग इस पे जब हैमरिंग करेंगे तो क्या वो उसका आउटर सेल इतना कैपेबल होगा कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए? वो तो इजीली ब्रिटल मटेरियल की तरह ही फ्रैक्चर कर जाएगा। तो टफर मटेरियल में क्या डिफरेंस है ब्रिटल मटेरियल के कंपैरिजन में? तो उसका जो कोर होता है ना, ये उसका कोर है, ठीक है। इस कोर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर लेयर में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगने की वजह से वो मटेरियल डिफॉर्म होने से और फ्रैक्चर होने से बच जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग टफर मटेरियल बोलते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम मटेरियल का टफनेस कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम अटैच किया है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रिटल मटेरियल है, उस पे हमने हैमरिंग किया, वो इजीली टूट गया विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। बट जब एक टफर मटेरियल को हमने लिया, उस पे जब हमने हैमरिंग किया तो वो टूटा नहीं, इवन खाली कुछ अमाउंट में उसने अपने शेप को चेंज किया, उसमें डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिला, इतने अमाउंट का हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिला, बट वो ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें इम्पैक्ट कर रहे थे वो इस एनर्जी को अपने कोर से एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जिससे कि वो ब्रेक नहीं हुआ। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें